जी अस्सलाम वालेकुम। Today's topic is acid, bases and salts. अच्छा एसिड्स की जो डेफिनेशन है वैसे तो ये मैंने आपके सामने फ्लो चार्ट लगाया हुआ है जिसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर। सो हम ट्राई करते हैं कि इसको हम जल्दी कवर कर लें। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ ऑक्साइड तो सबसे पहले तो हम उसकी जो मेन कैटेगरी है ना वो होती है हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स and non-metal oxide. If you burn non-metal oxide in presence of oxygen, you will get non-metal oxide. And when you burn metal in presence of oxygen, you will get metal oxide. ये इसकी main categories हैं. Metal oxide में most of them are basic oxide. Few of them are amphoteric और amphoteric में हमने कुछ नाम सीखे थे जो हमें याद रखने हैं. That is aluminium oxide, zinc oxide and lead oxide. These are the amphoteric oxides. Amphoteric oxides क्या होते हैं? जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें हम amphoteric oxide कहते हैं. बाकी रेस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड सबके सब बेसिक ऑक्साइड होंगे और उनमें से जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं. तो यूजुअली वी हैव अ वेरी शॉर्ट स्टेटमेंट अबाउट अल्कलीज दैट all the alkalis are bases but all the bases are not alkalis. इसका मतलब कि सब bases जो होते हैं वो soluble नहीं होते. हाँ जो soluble होते हैं हम उन्हें alkalis कहते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट नॉन मेटल ऑक्साइड. नॉन मेटल ऑक्साइड में मोस्टली हमारे पास जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं एक्सेप्ट फ्यू ऑफ देम जो जिन्हें हम न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं लाइक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. ये दोनों हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड हैं. समटाइम वाटर यानी कि H2O को भी हम लोग एज अ न्यूट्रल ऑक्साइड ही कंसीडर करते हैं और ए लेवल्स में आकर हम इसको एम्फोटेरिक की कैटेगरी में डालते हैं. लेकिन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दो मेन न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं हमारे पास. अच्छा उसके बाद क्या है हमारे पास एसिड्स जो होते हैं वो मोस्टली वाटर सॉल्युबल होते हैं. उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं जैसे सॉर टेस्ट होता है. वाटर की एब्सेंस में कोई भी एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता. रीजन ये होता है कि बेसिकली एसिड की प्रेजेंस में H3O+ यानी कि हाइड्रोक्सोनियम आयन बनता है जिसकी वजह से ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो होती है. When you have to test litmus paper, you have to do the litmus paper test. You will use blue litmus paper. It turns red. एसिड्स के बहुत सारे रिएक्शंस हैं. मेटल्स के साथ रिएक्शन करें या कार्बोनेट के साथ या ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ, तीनों केसेस में हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. तो फिर डिफरेंस क्या होता है? अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. अगर वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो अलोंग सॉल्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होगा. ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के प्रोडक्ट सेम होते हैं. जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट के साथ वाटर हमारा प्रोडक्ट होता है. इस टाइप के रिएक्शंस में हमें ऑब्जर्वेशंस का मालूम होना चाहिए. व्हेन एवर अ गैस इज प्रोड्यूस यू कैन यूज द वर्ड बबल्स ऑफ द गैस आर प्रोड्यूस्ड और एफोवेसेंस ऑफ द गैस आर प्रोड्यूस्ड. आपको ये ऑब्जर्वेशन में देना होता है. एसिड हमारे पास वीक भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं. अच्छा कैन एनी वन ऑफ यू डिफाइन वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इन टर्म ऑफ इट्स डिसोसिएशन? कोई बता सकते हैं? आयनाइजेशन की टर्म में हाउ वुड वी डिफाइन व्हाट इज अ वीक एसिड? जी हानिया आप बता सकते हो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वीक एसिड? जी weak acid is partially ionized in water. That's correct. Okay, can any one of you give me the names of the weak acids? Hania's mic is not working. Mashal और अनुषे यस अनुषे क्या आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की? जी मशल आप एग्जांपल दे सकते हो मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड की? HCl, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. और वीक एसिड की कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे? ethanoic acid, वीक एसिड कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो हमारे पास वीक एसिड होगा. ठीक है. अच्छा उसके बाद ये कि अगर हमारे पास यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे अनुषे यू आर राइट कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास वीक एसिड होगा चाहे वो इथेनॉइक हो, प्रोपेनॉइक हो, ब्यूटेनॉइक हो, वो सारे वीक एसिड्स होते हैं. डेफिनेशन इसकी ये है कि पार्शियली आयनाइज्ड होगा, स्ट्रॉन्ग जो होगा वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड होगा इन सॉल्यूशन.
Sometimes the two samples are given and you have to identify which one is a weak acid, which one is a stronger acid. So इस केस के अंदर हमारे पास कुछ experiments होते हैं जो perform हम कर सकते हैं. जैसे for example, number one is you can check it by using pH meter. ठीक है. अगर आप pH मीटर का एक नॉब होता है जैसे पेन की शेप का होता है, तो वो आप उसमें सोल्यूशन में डिप करोगे, वो डिटेक्टर के साथ अटैच्ड होता है, उस डिटेक्टर पर हमारे पास pH की वैल्यू आ जाती है. सो अगर एक सोल्यूशन की pH 3 आ रही है और एक की 5 आ रही है, सो ऑब्वियसली 3 वाला जो होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और 5 वाला जो होगा वो वीकर एसिड होगा. जितना फार अवे 7 से जाएगा, बिकॉज वी नो कि हमारे पास जो pH होती है वो होती है 0, 7 और 14. ये 0 से लेके 14 तक की रेंज से होती है. सो जितना 7 से दूर जाएगा दैट विल बी योर स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ pH इज 14 और pH इज 12, सो 14 वाला हमारे पास स्ट्रॉन्गर अल्कली या बेस होगा. इन द सेम वे pH 3 वाला हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड होगा देन pH 6 के. ठीक है. सो जितना अवे फ्रॉम 7 होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्गर होगा. सो दिस इज वन ऑफ द वे टू आइडेंटिफाई और टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड. सेकेंड हमारे पास क्या हो सकता है, यू कैन ऐड मैग्नीशियम मेटल और यू कैन ऐड कैल्शियम कार्बोनेट टू बोथ द एसिड, जिसमें ब्रिस्क एफोवेशंस आएंगे यानी कि फास्ट एफोवेशंस या बबल्स आएंगे, वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. अच्छा, मैग्नीशियम के केस में वो बबल्स हाइड्रोजन गैस के होंगे और कैल्शियम कार्बोनेट के केस में वो बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे. स्लो बबल्स इंडिकेट करेगा कि वो वीक एसिड है. इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास P4 में आते हैं जहां हमें एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना होता है, डिस्टिंग्विश करना होता है, तो वहां पर हम ये कर सकते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन के लिए रिकमेंडेशन क्या होती है कि आप आंसर्स हमेशा पॉइंट्स में दो, एक पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं दो. बिल्कुल ऐसे लिखो जैसे आप रेसिपी राइटिंग करते हो. रेसिपी राइटिंग में क्या होता है कि आप वर्ब से अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हो, जैसे टेक अ बीकर, ऐड वाटर, ऐड मैग्नीशियम मेटल, ऑब्जर्व द बबल्स प्रोड्यूस, और फिर कंक्लूजन आप दे सकते हो. दैट विल बी योर मार्क गेनिंग क्वेश्चन. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता है, हम इलेक्ट्रोलिसिस से भी मालूम कर सकते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस का जो बहुत सिंपल सा सेटअप होता है, उसके अंदर आप बीकर में अपना एसिड लेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप करेंगे जो कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हो सकती है. आप अपनी पेंसिल से भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. ठीक है. और इसको आप करोगे बैटरी से अटैच, वन विल बी नेगेटिव, वन विल बी पॉजिटिव. बल्ब शुड बी अटैच्ड ताकि आपको ये पता चल सके कि ये सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. अच्छा, बल्ब की ब्राइटनेस आपको बताएगी दैट वेदर योर सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. ये वाला टेस्ट आप अल्कलीज के लिए भी कर सकते हो. ठीक है, आयंस का टेस्ट ना. बाकी आप pH मीटर का भी अल्कली के लिए कर सकते हो. मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट वाला टेस्ट सिर्फ एसिड के लिए, अल्कलीज के लिए नहीं है. बल्ब ब्राइटर होगा तो इसका मतलब दैट इज ए स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली. और बल्ब अगर डिम होगा तो इसका मतलब होगा कि वो वीक एसिड या वीक अल्कली है. अच्छा, फोर्थ वाला हमारा क्या हो सकता है, जी कोई बताना चाहेगा कि फोर्थ वाला हमारा कौन सा हो सकता है. जीएस का अनुशे. फोर्थ एक्सपेरिमेंट हमारा क्या हो सकता है जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारा वीक एसिड है या स्ट्रॉन्गर एसिड है. जी कोई बता सकता है. देखो, हम लिटमस पेपर से तो ये चीज नहीं बता सकते क्योंकि लिटमस पेपर तो हमें सिर्फ यही बताता ना कि एसिडिक या बेसिक है, स्ट्रेंथ तो नहीं बताएगा. हम मालूम कर सकते हैं. किसी का आंसर आया है मेरे पास. आंसर बाय यूजिंग लिटमस पेपर नहीं, लिटमस पेपर से सिर्फ ये पता चलता है कि एसिडिक है या बेसिक है. आपको स्ट्रेंथ का पता नहीं लग सकता. आपको स्ट्रेंथ का पता लगेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर से. अच्छा, वी हैव यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर और इवन वी हैव यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन एज वेल. सो आपका जब आप उसको डिप करोगे, सो जस्ट मैच द कलर. हर यूनिवर्सल इंडिकेटर बॉक्स के साथ एक टेबल गिवन होता है जिसके अंदर वो कलर्स गिवन होते हैं. उस कलर के साथ आप मैच कर सकते हो और वो फिर फर्दर पीएच के साथ, उसमें पीएच भी दी हुई है कि उसकी क्या पीएच है, तो आपको पीएच पता लग जाएगी जिससे आप बता सकते हो कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग अल्कली है. सो दीज आर द 4 एक्सपेरिमेंट बाय विच वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ. अच्छा, अब अल्कलीज की बात कर लेते हैं कि बिटर टेस्ट होता है, सोपी फीलिंग होती है. रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर लेते हैं. अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या हैं, इसके 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं. एक तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. राइट.
और सेकेंड उसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है कि इट गिव्स ऑफ अमोनिया गैस व्हेन हीटेड विद अमोनियम सॉल्ट। आप कोई सा भी अमोनियम सॉल्ट ले लें, चाहे वो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्रेट है। तो जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिख देती हूँ, जैसे जस्ट सपोज इट्स अमोनियम नाइट्रेट और आपने इसके अंदर अल्कली डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो गया। जब आप इसको हीट करेंगे तो आपके पास सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा और अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। So these are the three products which will be produced upon heating. So इसके ये दो ही reactions है जो important है. As we know that all the alkalis are bases. So alkalis होते क्या है, जो OH ions produce करते हैं water में या फिर solution में, right? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और अल्कलीज के होते हैं, उनकी जो बहुत सिंपल आयनिक इक्वेशन होती है वो हमेशा यही होती है जिसमें H प्लस OH नेगेटिव और H2O होता है। ठीक है, दोनों सोल्यूशन में, एसिड भी सोल्यूशन में है और अल्कली भी सोल्यूशन की फॉर्म में है, राइट जी। कुछ कंफ्यूजन टिल नाउ? जी अस्का, हानिया, जी कुछ कंफ्यूजन है इसके अंदर? ओके नो, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के इसकी में एग्जांपल्स भी गिवन है जिसपे हम बात कर चुके। सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस डिटर्जेंट फर्टिलाइजर्स की मेकिंग में यूज होता है, बैटरी एसिड में यूज होता है। अच्छा, एक फार्मर्स के हवाले से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं जैसे यूजुअली, उसमें ये था कि फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं अपने क्रॉप्स की यील्ड को बढ़ाने के लिए, अपने सॉइल को टॉप अप करने के लिए। और कभी कभी सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उसको लाइम भी करते हैं, यूजुअली कैल्शियम ऑक्साइड से या हाइड्रोक्साइड से। यूजुअली फार्मर्स को कहा जाता है कि आप फर्टिलाइजर्स और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक साथ मत डालो, थोड़े गैप के साथ डालो। इसका क्या रीजन हो सकता है जी? इसका क्या रीजन हो सकता है, हम दोनों चीजें एक साथ क्यों नहीं डाल सकते? अमोनियम सॉल्ट हमारे फर्टिलाइजर है और हमने उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला है सॉइल के ऊपर, यानी फर्टिलाइजर डाला है अमोनियम सॉल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस विच इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। ये दैट इज करेक्ट। कंप्लीट आंसर क्या होगा कि बेसिकली हम नाइट्रोजन कंटेंट को टॉप अप करना चाह रहे हैं सॉइल के, ताकि प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल सके। अब क्या होगा कि हमने चूंकि लाइमिंग भी किया हुआ है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रोजन के साथ अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाएगा जिससे नाइट्रोजन विल बी लॉस्ट टू द सराउंडिंग। सही है, तो यही रीजन है हम दोनों को एक साथ यूज नहीं करते। आप अगर उसको लाइमिंग करोगे तो कुछ दिनों के बाद फर्टिलाइजर्स डालोगे, और अगर फर्टिलाइजर डाला होगा तो फिर आप उसको लाइम नहीं करोगे। क्रॉप्स के लिए न्यूट्रल सॉइल जो होती है वो बेनिफिशियल होती है। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट एसिड्स। अच्छा, बच्चे स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है? स्टूडेंट को एक जो चीज में प्रॉब्लम होती है वो होती है सॉल्ट्स के लिखने में, सॉल्ट्स के फॉर्मूले में। फॉर एग्जांपल इफ इट इज CH3COOH प्लस मैग्नीशियम, तो इसका सॉल्ट क्या होगा? इसका सॉल्ट होगा बेसिकली, अगर मैं इसकी डिसोसिएशन चेक करूं, okay, so it is CH3COH plus magnesium. So how we do it, we just get to know that what is the dissociation. ओके, इट इज CH3COH प्लस मैग्नीशियम। सो इसकी डिसोसिएशन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है हमेशा। कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा आपका, सो उसके अंदर ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। ठीक है, सो अब ये CH3COO है और वी नो कि हमेशा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आपके पास ट्वाइस हो जाएगा और मैग्नीशियम आ जाएगा, बिकॉज मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। तो जब भी वो आयन बनाता है तो वो +2 उसका आयन होता है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका नेम क्या होगा जी? कोई मुझे इसका नेम बता सकता है इस सॉल्ट का?
जी मशल, आप नेम बता सकते हो इसका? अनुषे, जिसके माइक्स ऑन है वो मुझे बता सकता है। माइक्स किस किस के ऑन है? मेरे पास माइक, मेरे पास ऑन है। अनुषे के पास माइक है, हानिया के पास है, मशल के पास है। जी, इसका नेम क्या होगा? ये इथेनॉइक एसिड है। जी अनुषा, आपको? मैग्नीशियम इथेनोएट। मैग्नीशियम इथेनोएट। ठीक है, OH के नाम से इसके इसके नेम में आता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये कि अगर आपको इसकी इक्वेशन लिखनी हो डिसोसिएशन की, तो हमेशा जो वीक एसिड्स होते हैं उसके लिए आप रिवर्सिबल एरो यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वो पार्शियली आयनाइज जो है, कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू इट। अच्छा, अब जैसे अगर मेरे पास प्रोपेनोइक एसिड है, इट इज C2H5COOH। सो इस केस में भी अगर मैं इसकी डिसोसिएशन करती हूँ तो सिर्फ यही होगा हाइड्रोजन जो मेरे पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा। सो इट विल बी C2H5COO नेगेटिव एंड H प्लस। सो हमेशा यही होगा, अगर आपको ये याद रहे तो फिर इसमें इशू नहीं होगा। और एसिड और अल्कली की हमेशा आयनिक इक्वेशन जो होती है वो H प्लस और OH नेगेटिव होती है। अच्छा, और किन चीजों में स्टूडेंट्स को इशू होता है? जैसे अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हम टाइट्रेशन की टेक्निक ज्यादातर यूज करते हैं, जिसमें हम मोलर कैलकुलेशन करते हैं। सो हम एक चीज ब्यूरेट से ऐड करते हैं और दूसरी चीज हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में होती है। जैसे सपोज मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉनिकल फ्लास्क में है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास ब्यूरेट में है। एसिड और बेसिस के लिए हमें तीनों इंडिकेटर्स याद करने होंगे, यानी कि हमें फिनोल्फ्थलीन का भी पता होना चाहिए और हमें थाइमोल थलीन इंडिकेटर का भी मालूम होना चाहिए। सो वो आपके जो सिलेबस में चीज़ें लिस्टेड हैं, मैं आपका सिलेबस भी सामने दिखा देती हूँ आपको, कि वो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। जैसे ये बॉक्स में सिलेबस, ये हमारे पास एसिड बेसिस, आपको लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और थाइमोल्थिलीन, इन तीनों के कलर्स आपको याद होने चाहिए कि एसिड में और अल्कलीज में इनके क्या कलर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये चीज़ है कि डिस्क्राइब हाउ टू कंपेयर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, न्यूट्रलिटी, रिलेटिव एसिडिटी, रिलेटिव, ये तो खैर यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से रिलेटेड है कि उसके कलर्स के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या पीएच उसकी होती है। अच्छा, इसके अलावा जो बात मैं कर रही थी आपसे, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी टाइट्रेशन से रिलेटेड बात कर रही थी, जो कि सॉल्ट प्रिपरेशन में भी यूज होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है और HCl एसिड है। अगर आप टाइट्रेशन में HCl को कॉनिकल फ्लास्क में ले रहे हो बाय यूजिंग अ पाइपेट, सेफ्टी आइटम आपका पाइपेट फिलर यूज होगा, फ्यू ड्रॉप्स आप इंडिकेटर की यूज करोगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड आप एड अप करोगे फ्रॉम द ब्यूरेट। एंड पॉइंट पे कलर कौन सी चीज हमें बताती है? जो चीज आप ब्यूरेट से ऐड करते हो वो आपको एंड पॉइंट पे कलर बताती है। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम यूजिंग फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर और उसका कलर सोडियम हाइड्रोक्साइड में पिंक है, तो मेरे पास एंड पॉइंट पे उसका कलर पिंक होगा। ठीक है, उसका किसी भी इंडिकेटर का जो कलर होगा उस केमिकल में जो ब्यूरेट से एडअप हो रहा है वही एंड पॉइंट का कलर होगा, और उसका सेकंड वाला कलर उसका इनिशियल होगा। यानी कि जो चीज आपकी कॉनिकल फ्लास्क में होती है वो इनिशियल कलर को डिसाइड करती है, और जो चीज आप ब्यूरेट से ऐड अप करते हो वो फाइनल कलर को डिसाइड करती है कि इंडिकेटर का उसमें क्या कलर आता है। इस तरह के इसमें वॉशिंग्स इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ब्यूरेट के लिए आप हमेशा डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद उस केमिकल से रिंस करते हो जो आपने ब्यूरेट में लेना होता है, लेकिन कॉनिकल के फ्लास्क के लिए आप रिंजिंग नहीं करते, आप हमेशा डिस्टिल वाटर से उसको वॉश कर देते हो, दैट्स इट। क्योंकि अगर आप रिंजिंग करोगे तो क्या होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ HCl का वॉल्यूम रह जाएगा। फिर आप 25 क्यूबिक सेंटीमीटर पाइपेट से भी ऐड अप करोगे तो वो 25 नहीं होगा बल्कि मे बी 26 हो जाए, तो आपकी रीडिंग्स आउट हो सकती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ब्यूरेट वाले के लिए ये जरूरी है कि आप उसी केमिकल से रिंस करो, क्योंकि अगर आप नहीं रिंस करोगे तो वाटर की एडिशन की वजह से उसकी कंसंट्रेशन
चेंज हो जाएगी। मे बी कि अभी ये वाली बातें आपको इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आए बिकॉज यू आर नॉट परफॉर्मिंग टाइट्रेशन एज सच, लेकिन ये कि फ्यूचर में जैसे जब आप ए लेवल्स करोगे या इंटर में जाओगे तो फिर आपको ये बातें काफी हद तक समझ आने लगेंगी। हम टाइट्रेशन की टेक्निक रिडॉक्स रिएक्शंस में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन में मैं KMnO4 ऐड कर रही हूँ जैसे सपोज फ्रॉम द ब्यूरेट, और मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क में Iron+2 के आयंस हैं जो कि ऑक्सीडाइज होने जा रहे हैं। KMnO4 इज माय ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करता है और खुद वो रिड्यूस होता है। KMnO4 का कलर पर्पल या फिर पिंक लिखा जाता है। ठीक है। अब यूजुअली जब हम पूछते हैं कि इसका कलर एंड पॉइंट पे कलर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स किस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पर्पल से कलरलेस होता है तो एंड पॉइंट पे कलर कलरलेस आ जाएगा। ऐसा नहीं है। इसका कलर एंड पॉइंट पे पिंक ही होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि जो चीज ब्यूरेट में होती है वो एंड पॉइंट का कलर डिसाइड करती है। तो जस्ट सपोज कि इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल से Rn+2 के सब ऑक्सीडाइज होके Rn+3 बना चुके हैं। जैसे जैसे आपने KMnO4 डाला तो वो पर्पल से कलरलेस होता रहा, यानी ये इंडिकेशन देता रहा कि मैं किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ। जब सारे के सारे आयंस ऑक्सीडाइज हो गए तो अब आपने जब KMnO4 डाला तो KMnO4 अपना कलर शो करेगा, दैट इज पिंक कलर। ठीक है, सो इसलिए इसका एंड पॉइंट पे जो कलर होगा वो पिंक होगा। जी, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स? जी, कुछ कंफ्यूजन? जी, हानिया, मशल, अनुचे। एक हमारे पास पीएच कर्व्स होते हैं जो अक्सर P4 के पेपर में भी होते हैं। इसके के अंदर क्या होता है कि जैसे आपके पास वाई एक्सिस पे पीएच होता है और एक्स एक्सिस पे आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है और HCl हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर ये वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ब्यूरेट से एड अप कर रहे हो और आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में HCl है। ठीक है, जैसे सपोज के एसिड अल्कली की न्यूट्रलाइजेशन है। अब वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड अप किया, अब एसिड जैसे सपोज ये आपके पास डिफरेंट पीएच आ रही हैं, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है। अच्छा, आपने ऐड अप किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो आपके पास पहले तो पीएच 3 रहेगी बिकॉज एसिड था। अब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड अप करते जा रहे हो। ठीक है, सो जब आप एड अप करते जा रहे हो, इसकी पीएच अभी 3 ही है क्योंकि अभी न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई है, एसिड एक्सेस में है। ठीक है, फिर एकदम क्या होगा कि एकदम आपका एक वॉल्यूम आएगा जिसमें ये पीएच जो है वो एकदम रेज होगी, और जस्ट सपोज कि यहाँ पर पीएच 7 है और यहाँ पर पीएच 8 है। ठीक है, अब आपकी ये पीएच रेज हुई है। ठीक है, रेज होने के बाद आपकी पीएच 7 पर आई है और फिर आपकी पीएच जो है वो इंक्रीज हो गई है। इसकी मैं रीडिंग यहाँ से थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ कि बिकॉज मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो मैं यहाँ पर 14 पीएच शो कर देती हूँ और यहाँ पर मैं 7 शो कर देती हूँ। ठीक है, इसकी मैं पीएच थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ, राइट ऐसे। ठीक है, सो पीएच 14 मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की है। अच्छा, अब इस तरह के ग्राफ्स में अगर मुझे कुछ कैलकुलेशंस करनी हो और ये मालूम करना हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना यूज हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, तो जहाँ ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, यानी ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो मुझे ये बताएगा कि इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ है फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप इट्स क्लियर। जितनी बातें भी मैंने की हैं उसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सॉल्ट प्रिपरेशन की। अभी तो हमने एसिड से रिलेटेड काफी सारी बात कर ली। सॉल्ट प्रिपरेशन एसिड के अंदर ही समहाउ मर्ज है। सो बिकॉज जब तक आपके पास एसिड और बेसिस की नॉलेज नहीं होती आप सॉल्ट प्रिपरेशन में नहीं आ सकते। सॉल्ट की जब हम प्रिपेयर करने की बात करते हैं, सो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, अब हम इसको इजीली कैसे करते हैं कि जब भी हमें सॉल्ट को प्रिपेयर करना होता है तो जो पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं वो ये होता है कि जो सॉल्ट हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल है। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट जैसे सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, अमोनियम हो सकता है। तो जब हम इन सॉल्ट्स की बात करते हैं तो हम
उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, इनसॉल्युबल सॉल्ट का तो मेथड बहुत आसान होता है कि इनसॉल्युबल के लिए हमेशा प्रेसिपिटेशन मेथड यूज होता है। जैसे आपके यहाँ पर बहुत सारे सॉल्ट्स हमें गिवन है, हमें लेड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ऑल कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। इन सबको हम किससे प्रिपेयर करेंगे? प्रेसिपिटेशन मेथड से। प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या होता है, आपको दो रिएक्टेंट चूज करने होते हैं और वो रिएक्टेंट शुड बी सॉल्युबल इन वाटर। जस्ट सपोज कि मुझे लेड क्लोराइड प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो मुझे जो दो रिएक्टेंट सिलेक्ट करने हैं उसमें से एक रिएक्टेंट मुझे लेड देगा और दूसरा रिएक्टेंट मुझे क्लोराइड देगा, ठीक है। सो लेड के लिए मैं किसको चूज करूं? अब उसके लिए हम कहते हैं कि ऑल द नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, इसलिए आपको ये चूज कर सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं लेड सल्फेट उठाऊं या मैं लेड नाइट्रेट, लेड का कोई और सॉल्ट उठाऊं। तो तमाम नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, सो वी गो फॉर लेड नाइट्रेट, राइट। PbNO3 taken twice because lead is 2। अच्छा, क्लोराइड के लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं। पोटेशियम सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, अमोनियम सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सो उनमें से मैं कोई सा भी सॉल्ट ले सकती हूँ क्लोराइड के लिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड मैं ले सकती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास ऑप्शन है कि मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकती हूँ, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मुझे क्लोराइड आयन देगा। मुझे दोनों सॉल्युबल चाहिए, दोनों मुझे आयंस की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है। यू टेक द सोल्यूशन of lead nitrate and hydrochloric acid or maybe sodium chloride solution. Now mix them together, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, take a fixed volume of lead nitrate solution in a beaker, add hydrochloric acid and mix, stir in between, ठीक है, until there are no more precipitates produced। इसका मतलब रिएक्शन फिनिश हो चुका है। अब आप उसको प्रेसिपिटेट्स को रिमूव करने के लिए आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो। अच्छा, ये मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ। पहला स्टेप आपका मिक्सिंग होता है, यानी आपने रिएक्टेंट सिलेक्ट किया और अब आप इनको कैसे मिक्स करोगे, ये पहला स्टेप तो आपका ये हो गया। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा? प्रेसिपिटेट्स को रिमूव करने के लिए आपको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चाहिए। तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आप करोगे तो प्रेसिपिटेट्स आपके रिमूव हो जाएंगे। अब प्रेसिपिटेट्स आपके पास एज अ रेजिड्यू आएंगे, ठीक है। अब उस रेजिड्यू को यू हैव टू वॉश विद डिस्टिल वाटर, यू हैव टू ड्राई बाय यूजिंग शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर। सो ये स्टेप्स होंगे। तो इसके यूजुअली 4 मार्क्स होते हैं। सो आपके पास कौन कौन सा मार्क होगा? फर्स्ट मार्क आपके पास होगा जिसमें आपने केमिकल्स की सिलेक्शन कर ली है और उसको मिक्स कर लिया है। फिर आप उसको उसकी बात करें फिल्ट्रेशन की, मिक्सिंग जरूरी है। फिर आपके पास जो रेजिड्यू आ रहा है आप उसको वॉशिंग करने की बात कर रहे हैं और ड्राई करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका मैं 1+1 कर देती हूँ कि आप इसके अंदर आप रिएक्टेंट को सिलेक्ट करोगे, उसे मिक्स करोगे और फिर उसके बाद आप उनको उनको फिल्टर करोगे और फिर वॉशिंग करोगे। सो दैट इज द होल प्रोसीजर। इसमें भी बेटर यही होता है कि आप स्टेप्स में मेंशन करो कि आप जिस चीज को प्रिपेयर करने जा रहे हो उसका क्या मेथड होगा। अच्छा, और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात होती है? और इम्पॉर्टेंट बात होती है इसकी आयनिक इक्वेशन। अच्छा, जो स्टूडेंट्स मेरे पास जिन्होंने आयनिक इक्वेशन किसी टाइम पे सीखी थी, तो मैंने उनको फास्ट वे ऑफ राइटिंग आयनिक इक्वेशन भी सिखाया था। और वो क्या था? वो ये था कि अगर आपके पास कोई प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, सबसे पहले तो प्रेसिपिटेट्स होते क्या हैं? वो स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं विच आर सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो आप उनको क्या करते हो, जैसे लेड क्लोराइड है, ठीक है, आप इसके साथ एस का स्टेट सिंबल लगा दो कि ये सॉलिड है। अब आपको इसकी आयनिक इक्वेशन बनानी है, तो आप क्या करोगे? आप उसको कैटाइन में और एनाइन में स्प्लिट अप कर दोगे, ठीक है, और दोनों में आप एक्वस लिख दोगे। सो दिस इज द वे हाउ वी राइट एन आयनिक इक्वेशन। वी डोंट बॉदर कि हमने कौन से रिएक्टेंट्स यूज किए हैं। देखो, एग्जाम्स में आयनिक इक्वेशन के स्टेप्स नहीं पूछे जाते। एग्जाम में आपको फाइनली आयनिक इक्वेशन लिखनी होती है एंड यू नीड टू सेव योर टाइम एज वेल। सो आपको टाइम सेव करने के लिए जरूरी है कि आप जो हो वो टू द पॉइंट बात लिखो, एक्स्ट्रा बात नहीं लिखो, ठीक है। सो उसके लिए हमें टाइम सेव करने के लिए मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है, उसके मार्क्स भी नहीं है। तो हम डायरेक्ट ये स्टेप
लिख सकते हैं। तो ये हमारा था मिस जी जी बोलिए। मिस कभी कभी वो हमें बताता नहीं है कि उसकी क्या स्टेट है। कभी उसमें सिर्फ ब्रोमीन लिखा होता है, कभी उसमें सिर्फ क्लोरीन लिखा होता है, और हमें बताता नहीं है कि एक्वस है या क्या है। अच्छा, जैसे हम अगर कभी यूज किया जाए ब्रोमीन या क्लोरीन, तो उस केस के अंदर तो ये Br2 होगा, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, ठीक है। और इसमें स्टेट सिंबल ज्यादातर एक्वस होते हैं, दो हम उसको स्प्लिट अप नहीं करते, आयंस को स्प्लिट नहीं करते, हम सिर्फ Br2 एक्वस ही लिख देते हैं और उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं प्रोडक्ट में भी। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, तो हमेशा उसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। इसी तरह से लेड है, तो लेड हमारे पास +1 और +2 दोनों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला दे दिया जाए कि लेड सल्फेट है, ठीक है, तो अब आपको तो ये मालूम है कि सल्फेट का -2 चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली लेड का +2 चार्ज हो जाएगा। तो ये केसेस हैं हमारे पास। हाँ, अगर कोई ऐसा केस है तो मुझे बता सकते हो, तो मैं उसको सॉल्व करके दे सकती हूँ। जी, अब आप कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो, बिकॉज ओनली वी आर हैविंग 4 मिनट्स, क्योंकि मैं आपको सॉल्युबल सॉल्ट वाला कल करवाऊंगी और फिर मैं आपको इसकी पास पेपर की प्रैक्टिस कराऊंगी, बिकॉज 5th और 6th लेसन जो है हमारा एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के ऊपर बेस करता है। तो आज हमने बात की है एसिडिक बेस की प्रॉपर्टीज के ऊपर, कुछ उनके रिएक्शंस के ऊपर, उसको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड्स को, उनको डिफाइन कैसे करते हैं, और हमने ऑक्साइड्स की बात की है, फिर हमने इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की बात की है, हमने टाइट्रेशन की बात की है, पीएच कर्व की बात की है, हमने टाइट्रेशन के अपरेटस को की वॉशिंग और रिंसिंग के हवाले से बात की है। इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए हैं कि 3 इंडिकेटर्स हैं जिनके कलर्स आपको याद होने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस के लिए आप जो, इसमें हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन उसका जो टेस्ट होते हैं वो आपको P1 और P2 के लिए मेमोराइज करने होंगे, जबकि P4 के लिए आपको पूरी एक लिस्ट मिलेगी, ठीक है। चलिए, कोई और बात जो आप पूछना चाहें, एज टाइम इज वेरी शॉर्ट सो वी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द सॉल्युबल सॉल्ट्स। जी मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं? आपने देर से भी क्लास ज्वाइन की है। यस मिस, मैं घर पे नहीं थी मिस, मुझे आपसे रिकॉर्डिंग चाहिए होगी ताकि मैं शुरू का जो मैंने मिस कर दिया मैं सुन लूँ। ये मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग इसकी शेयर हो जाएगी आपके साथ। अभी मैं इस रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर में स्टॉप कर देती हूँ। जी, आप मुझे बताइए कि कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं? नो मिस, थैंक यू। जी, तो आप मुझे बताइए कि क्या कुछ इश्यूज हैं इस टॉपिक में, या कोई ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर हम बात कर सकें। जी उमामा मशर। जी चलिए, ठीक है, अगर कोई ऐसी बात नहीं है जो पूछने वाली है तो फिर हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, राइट। और इंशाल्लाह आगे जो बाकी सब बातें वो